नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरह दोस्तों इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंतर्गत यानी पारिस्थितिक पर्यावरण के अंतर्गत हम ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन क्षरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये लेक्चर 2 है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैसें हैं जो ओजोन डिप्लीशन के कारक के रूप में जानी जाती हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। चेंज इन इक्विलिब्रियम या संतुलन में परिवर्तन, इसके बारे में जान लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि किसी चीज के निर्माण और उसके विनाश यानी फॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन में जो एक बैलेंस रहता है, यानी जितनी रेट से फॉर्मेशन हो रहा है और जितनी रेट से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये दोनों रेट अगर बराबर रहते हैं तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करते हैं तो ओजोन के निर्माण और उसके डिस्ट्रक्शन में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट था। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, जो भी ओजोन लेयर पे अल्ट्रा हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रही है, उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल और जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो जो उस लेयर में मौजूद ऑक्सीजन है वो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से ओजोन का निर्माण कर लेती है। इस तरीके से ये जो क्रिया है वो चलती रहती थी। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से कुछ पदार्थों कुछ गैसों का निर्माण किया गया जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको नुकसान पहुंचा रही है, और धीरे धीरे जो इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन की तरफ बढ़ रही है। The rate at which ozone is being destroyed is much faster than the rate at which it is being formed। यानी जिस दर से ओजोन नष्ट हो रही है उस दर से वो बन नहीं रही है और नष्ट होने की दर यहाँ पर ज़्यादा तेज है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ओजोन की कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसी कंडीशन को ओजोन डिप्लीशन यानी ओजोन का क्षरण के नाम से हम जानते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन क्या है? जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे उसको कम होना। और किस रीजन से? क्योंकि ओजोन का जो निर्माण हो रहा है उसकी रेट कम है और ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी रेट ज़्यादा है। बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट हो रही है। इसकी वजह से जो भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो भी गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से जो ओजोन की जो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन की जो क्रिया है उसको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉर्मेशन की जो यानी निर्माण की दर कम हो रही है और रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन की दर ज़्यादा हो रही है, और इसी कारण से जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है वो कम हो रहा है, और इसी को डिप्लीशन यानी ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण जाना जाता है। ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ओवर अंटार्कटिका बाय ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे, और ये हुआ था 1985 में। तो ओजोन जो होल है उसके बारे में सबसे पहले जाना गया था 1985 ईस्वी में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण हुआ था। इसके फिगर में देख पा रहे हैं 1984 की कंडीशन है। ये ओजोन की जो सांद्रता है उसमें जो कमी है इसको दर्शाता है लाइट रेड कलर में। वहीं अगर हम 1997 की कंडीशन देख लेते हैं, तो ये 1984 की कंडीशन थी। 1997 में जो ये कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की जो बढ़कर जो डार्क ब्लू कलर है ये इंक्रीज हो गया, यानी ये ओजोन डिप्लीशन की कंडीशन को शो कर रहा है जो हमारे सामने फिगर में है। यानी बिटवीन 1984 से 1997 के बीच में जो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन है वो इतनी मात्रा में घट गई है, जैसा कि यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि गैस ओजोन के क्षरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम शामिल होते हैं, जैसे फिगर में यहाँ देख पा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक अणु है जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे ये डाइफ्लोरो मीथेन है, इसमें कार्बन का एक एटम है, उसके साथ 2 क्लोरीन के एटम और फ्लोरीन के एटम जुड़े हैं, तो इसको CFC12 के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि अभी तक हमारे जो रेफ्रिजरेशन या एरोसोल एक्टिविटीज है या जो फायर एक्सटिंग्विशर है और जो हमारा स्प्रे होता है जैसे बॉडी स्प्रे वगैरह, इसमें यूज की जाती थी अभी तक। और ये एक महत्वपूर्ण गैस है जो कि ओजोन डिप्लीशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं पर जो ये HFC134 134 से है, यानी टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसमें 2 कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम इससे अटैच है। जो प्रेजेंट कंडीशन है CFC12 की जगह हम HFC134A यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ओजोन डिप्लीशन को कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे जुड़ी एक प्रॉब्लम जो कि हमारे सामने ये खड़ी हो गई है।
तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल के बारे में जाना। बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के एटम जुड़े होते हैं। और ये जो ओजोन डिप्लेशन है उसके जो डिप्लेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि हमारे रेफ्रिजरेशन और एरोसोल इक्विपमेंट और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में इसको यूज किया जाता था। व्हाट इज इट्स यूज, इसका उपयोग कहाँ क्या किया जाता है ये भी जान लेते हैं लार्ज वे में। दे आर यूज इन रेफ्रिजरेट, प्रोपेलेंट, इन एरोसोल स्प्रे, फॉर्मिंग एजेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विश एजेंट जो होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सॉल्वेंट के रूप में भी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग और मेटेलिक कंपाउंड की क्लीनिंग होती है उसके सॉल्वेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारे फ्रीजिंग फूड होते हैं, जो हमारे फूड को फ्रीज करके रखा जाता है, वहाँ पर भी डाइफ्लोरोइथेन यानी CFC12 का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये प्रमुख इसके इस्तेमाल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ होता है। तो रेफ्रिजरेंट के रूप में, एरोसोल स्प्रे में यानी प्रोपेलेंट के रूप में, प्लास्टिक निर्माण में एक फॉर्मिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जो आग बुझाने वाले एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और धातु घटकों की सफाई के लिए सॉल्वेंट के रूप में, वहीं फ्रीजिंग खाद्य पदार्थों के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना हानिकारक है तो उसको यूज ही क्यों किया जाता है। इससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज भी है कि CFC हैज वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे एक नॉन कोरोसिवनेस है यानी गैर संरक्षकत्व है, नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी है मतलब गैर ज्वलनशीलता है, यह आग को नहीं पकड़ता है इजिली, लो टॉक्सिटी है यानी कम विषाक्तता है। जो भी हम अगर फूड को स्टोर कर रहे हैं उसको ठंडा रख रहे हैं तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो मटेरियल या पदार्थ यूज किया है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे फूड को हानिकारक कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और केमिकल स्टेबिलिटी है मतलब ये जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में बने रहता है और ये किसी और वातावरण की और गैसें या और जो पदार्थ है उनसे क्रिया नहीं करता है। तो ये कुछ इसके जो गुण है, एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे सिस्टम में यूज हो रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम ओजोन डिप्लेशन की क्रिएट हो रही है, इसके लाइफ टाइम और रिमूवल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय यूजुअल स्कैवेंजिंग प्रोसेस। कोई भी एक नेचुरल तरीके से इसको एटमॉस्फेयर से रिलीज नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि कुछ नेचुरल तरीके होते हैं, फोटो डिसोसिएशन मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में इसको सेल्फ जो है डिस्ट्रॉय हो जाना, या रेन आउट यानी बारिश से रिएक्ट करके, बारिश की बूंदों से रिएक्ट करके या पानी से रिएक्ट करके कुछ और किसी नए तत्व का निर्माण करना या ऑक्सीडेशन करना। इस तरीके से जो नेचुरल क्रिया होती है जिसकी वजह से एक गैस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा ही ये इसके साथ नहीं होता है। ये नॉन रिएक्टिव गैस है तो इस वजह से वातावरण में काफ़ी लंबे समय तक मौजूद रहती है। वहीं अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लगभग 40 से 150 साल तक इसका प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में रहता है और ये धीरे धीरे जब हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में रिलीज होती है, ये डिफ्यूजन के द्वारा धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाती है, जो कि 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के रेंज में स्थित है स्ट्रेटोस्फीयर है। और वहीं पर ट्रोपोस्फीयर की हमने कल डिस्कस किया था कि 10 किलोमीटर तक का रीजन होता है और ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। वहीं स्ट्रेटोस्फीयर 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक यानी समताप मंडल बोला जाता है। तो ये CFC मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर लगभग 40 से 150 वर्ष के बीच में यह मौजूद रहते हैं और जिसकी वजह से ये ओजोन डिप्लेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जान लेते हैं जो CFC मॉलिक्यूल हैं वो बेसिकली किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और ओजोन के डिस्ट्रक्शन या डिप्लीशन में जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर द मॉलिक्यूल ऑफ CFC व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब ये CFC मॉलिक्यूल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की किरणें इन पर पड़ती हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं और फ्री क्लोरीन एटम का निर्माण करते हैं, क्लोरीन रेडिकल एटम का निर्माण करते हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड यानी ClO का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो फ्री क्लोरीन होती है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एटम से रिलीज हुई है वो ओजोन के साथ निर्माण करके एक नया तत्व बना लेती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और उस ओजोन के मॉलिक्यूल को नष्ट कर देती है। कैसे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्शन के द्वारा जान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा ये जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटम है जिसमें 2 क्लोरीन के और 2 फ्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं, ये जब हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पर पड़ती है, इस मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रेक हो जाने के साथ ही
एक नया तत्व क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज होता है। जैसा कि यहाँ पर इस हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस बॉन्ड पर पड़ता है तो बॉन्ड ब्रेक होकर क्लोरीन फ्री रेडिकल का निर्माण एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में करता है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन है उसके साथ रिएक्ट करती है और वहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल का निर्माण करती है जो कि ClO है, और ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है। इस तरीके से एक ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ClO मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिसको क्लोरीन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये नया मॉलिक्यूल जो ClO यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो फर्दर रिएक्ट करता है, जो कि ओजोन रेडिकल हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन नेचुरल वे में भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओजोन रेडिकल में टूट जाती है, तो वो जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में है, वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड से फर्दर रिएक्ट करती है और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण करती है और फिर से क्लोरीन रेडिकल बन जाती है। इस तरीके से जो क्लोरीन रेडिकल है ये फिर से निर्माण हो जाता है और ये नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल है उसको डिस्ट्रॉय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल 40 से लेकर 150 साल तक स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद रहती है। द फ्री रेडिकल जो कि जनरेट हुई है वो कंटिन्यू टू दिस चेन रिएक्शन, ये एक तरीके से चेन रिएक्शन बन गई। जो चेन रिएक्शन, एक रिएक्शन के बाद फिर से फ्री रेडिकल जनरेट होता है और फिर से ओजोन मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंज्यूम 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, मतलब एक मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये कंटिन्यू रहती है चेन रिएक्शन लगभग 100 सालों तक। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे जो अर्थ है उसकी लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, और जो लाइफ है हमारे अर्थ को सस्टेन करती है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CFC 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। जो CFC के कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी आए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी तक हमारे जो रेफ्रिजरेशन या फायर एक्सटिंग्विशर या सॉल्वेंट के रूप में जो भी यूज़ किया जाता है, प्रोपेलेंट के रूप में जो हमारा अभी तक यूज़ किया जाता था, वो CFC12 केमिकल कंपाउंड है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, जिसे R12 के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके R12 के नाम से भी पूछा जा सकता है। उसकी जगह हमारे पास जो नया एक रिसर्च आया है, एक नया मॉलिक्यूल या एक नई गैस जो खोजी गई है, वो HFC134 है, जिसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमें फिगर में देख पा रहे हैं, इसको 1112 टेट्राफ्लोरोइथेन इसका जो केमिकल नेम है वो ये है, HFC134 है, इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये ओजोन को तो लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इसकी जो प्रॉपर्टी सामने निकल के आई है वो है ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है, यानी हीट को ट्रैप करना और एटमॉस्फेयर में उसको रिटेन करना। साथ ही साथ कुछ और नए गैसों का इस समय जो रिसर्च हुआ है वो खोजी गई है, जिसमें R143A और R152 है, यानी 143 है और 152A जो प्रमुख रूप से हैं। इस तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो खोजे गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अल्दो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उससे हमें मुक्ति मिल गई है, लेकिन जो नई गैस आई है वो भी एटमॉस्फेयर को उसी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनती है। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ओजोन डिप्लीशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उस गैस जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके बारे में डिस्कस किया, और चेन रिएक्शन क्या होती है और किस तरीके से ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस किया। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।